तो दोस्तों हम पॉलिटी में अध्ययनरत थे। हमारा टॉपिक चल रहा था पहले कैबिनेट मिशन। इसी को बीच में छोड़कर हम अपनी क्लास वहीं पर हमने ख़त्म की थी, तो पुनः हम वहीं से इसको शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी। सरकार के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। उन्होंने भारत में संविधान सभा के निर्माण हेतु एक मिशन भेजा, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, हम उनका जिक्र पहले कर चुके हैं। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर 2 अन्य सदस्य थे। भारत में संविधान सभा के गठन का व्यापक प्रस्ताव किस मिशन ने रखा था दोस्तों? तो हम यहाँ पर बताएंगे कैबिनेट मिशन ने रखा था। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने उद्देश्य स्पष्ट किए, और उद्देश्य इसके 2 प्रकार के थे, ये भी हमने चर्चा की थी। 2 प्रकार की, पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन करना, और दूसरा था गौण उद्देश्य, जो दर्शाता था भारत का विभाजन करना। ये इसका प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। 2 प्रकार के। मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहा था स्पष्ट रूप से, गौण उद्देश्य छिपा हुआ उद्देश्य था। इसके पश्चात हम दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित की वो कितनी? 389। कि भारत की जो संविधान सभा होगी उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 389। विशेष ध्यान रखना दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए कैबिनेट मिशन ने? 389। ये 389 सदस्य, इनका जो निर्वाचन है, इनका निर्वाचन वो किस प्रकार से होगा? तो निर्वाचन यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस आधार पर होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। ठीक है, और निर्वाचन का जो आधार रखा वो रखा 10 लाख जनसंख्या पर। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, एक सदस्य, ये ध्यान रखना दोस्तों। 389 सदस्य संख्या निर्धारित की। निर्वाचन किस प्रकार से होगा इसमें? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसके आधार पर होगा। निर्वाचन का आधार कैसा होगा? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जैसे राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन होता है, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही किसका निर्वाचन हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का। कि प्रांत, कहने का मतलब प्रांतों के जो निर्वाचित सदस्य थे उनके माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। ये प्रणाली थी कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी। ठीक है, उस समय तत्कालीन समय में लगभग जो हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या थी दोस्तों, लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? लगभग 40 करोड़। तो ये भी आधार रख लिया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। तो 389 सदस्य संख्या में किस प्रकार से सदस्य आएंगे? तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। 200
296 कितने सदस्य? 296 जो सदस्य होंगे एक तरफ, ये तो होंगे निर्वाचित। क्या होंगे दोस्तों? निर्वाचित। इनका होगा निर्वाचन। ये तो निर्वाचित सदस्य, ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर निर्वाचन की, इस पद्धति के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 296 सदस्यों का तो क्या होगा? निर्वाचन होगा। और ये जो 93 सदस्य हैं ये होंगे मनोनीत। ये क्या होंगे? मनोनीत। ठीक है, इनका होगा मनोनयन होगा। और ये 93 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, देशी रियासतों से। ये कहाँ से आएंगे? देशी रियासतों से। ठीक है, तो देशी रियासतों से जो 93 सदस्य संविधान सभा में आएंगे उनका क्या होगा? मनोनयन होगा, यानी ये वो मनोनीत होकर आएंगे। और 296 जो सदस्य हैं इनका होगा निर्वाचन। और इसके भी दो भाग हो गए। किस प्रकार से हो गए? देखो दोस्तों, एक तरफ 292 सदस्य, 292 सदस्य, और एक तरफ 4 सदस्य। ठीक है, तो 292 सदस्य तो ये हो जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से उस समय आपको पता है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11। कितनी थी दोस्तों? 11। ब्रिटिश प्रांतों से जो प्रतिनिधि आएंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे। कितने प्रांतों से? 11 प्रांतों से। और इनकी संख्या कितनी रहेगी? 292। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात 4 जो सदस्य आएंगे वो कहाँ से आएंगे? ये आएंगे चीफ कमिश्नरी। चीफ जो क्षेत्र था, चीफ कमिश्नरी कह सकते हैं या चीफ शिप भी कह सकते हैं। चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे भारत में 4। कितने थे? 4। उसमें एक आ जाएगा आपका अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये अपने राजस्थान में ही पड़ता था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद में दूसरा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था उसका नाम था बलूचिस्तान। आजकल ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में इसको लेकर यहाँ के क्षेत्रीय जो निवासी हैं वो अपनी स्वायत्ता को लेकर लगातार मांग भी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से संप्रभु होना चाहते हैं। नंबर 3 जो तीसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो कुर्ग। कुर्ग ये पड़ता है कर्नाटक में। और चौथा आप बता सकते हैं दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। 389 सदस्य संख्या का निर्धारण हुआ कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। 296 सदस्य आएंगे निर्वाचित होकर, 93 सदस्य आएंगे मनोनीत होकर। ये 93 सदस्य कहाँ से आएंगे? देशी रियासतों से मनोनीत होकर आएंगे। और जो निर्वाचित सदस्य आएंगे वो 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। और 4 जो आएंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4 ही थे, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये इधर वाले जो सब के सब आएंगे 296 ये निर्वाचित होकर आएंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा था निर्वाचन का जो आधार था वो क्या था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा? निर्वाचन होगा। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे जो 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होकर आएंगे, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो देखिए, तत्कालीन समय में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? हैदराबाद। ठीक है, और इसके बारे में विशेष फैक्ट ये ध्यान रखना है आपको, अंत तक इसका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। किसमें? संविधान सभा में। ठीक है, अंत तक संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। किस रियासत का? हैदराबाद रियासत का। विशेष बात है, तत्कालीन समय में ये सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन इसका कोई भी सदस्य मनोनीत होकर संविधान सभा में नहीं आया। और सबसे छोटी कौन सी थी? तो सबसे छोटी भी ध्यान रखेंगे,
सबसे छोटी थी बिलवाड़ी। सबसे छोटी कौन सी थी? बिलवाड़ी। और ये बिलवाड़ी क्षेत्र कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो आप बता देंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो तत्कालीन समय में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बिलवाड़ी, मध्य प्रदेश। ठीक है। देशी रियासतों के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से आए? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से आए? किस रियासत से आए? तो ये आप बताएंगे मैसूर। सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से आए? मैसूर से। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आए? मैसूर से। और इनकी संख्या थी 7। कितनी थी? 7। वर्तमान समय में कर्नाटक जो क्षेत्र है, उस समय में क्या हुआ करता था? मैसूर के नाम से जाना जाता था। और ये एक रियासत हुआ करती थी जहाँ से संविधान सभा में इसने कितने सदस्य भेजे? 7। और नंबर 2 पर आ जाएगी दूसरा नंबर। ये किसका था? त्रावणकोर। किसका था? त्रावणकोर। यहाँ से कितने सदस्य भेजे गए संविधान सभा में? तो त्रावणकोर रियासत ने संविधान सभा में कुल सदस्य कितने भेजे? 6 भेजे थे दोस्तों। ठीक है। और हमारी राजस्थान, विशेष बात है, देशी रियासतों में राजस्थान से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? राजस्थान से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान से प्रतिनिधि शामिल हुए 11। कितने प्रतिनिधि? 11 प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों। कुल मिलाकर बात करते हैं, 11 प्रतिनिधि देशी रियासतों से आएंगे राजस्थान से, और एक प्रतिनिधि जो आएगा वो निर्वाचित होकर आएगा कहाँ से? अजमेर मेरवाड़ा से। कहाँ से दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित होकर आएगा उनका नाम आप ध्यान रखेंगे मुकुट बिहारी लाल। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे थे। एक सदस्य ये हो गए, और 11 जो प्रतिनिधि थे राजस्थान से। तत्कालीन समय में आपको पता है राजस्थान रियासतों में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था उसमें विभक्त था, बटा हुआ था। तो एक इधर से आ गया, 11 इधर से आएंगे। तो दोस्तों आपको इन 11 प्रतिनिधियों के नाम विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ 11 प्रतिनिधियों के नाम जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा सदस्य संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुआ था या नहीं हुआ था? ठीक है। तो 3-4 नाम दे देंगे। जो हुआ उसका तथ्य आपको ध्यान में तभी रहेगा जब नाम ध्यान में रहेगा। तो 11 प्रतिनिधियों में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे नंबर 1 पर कौन थे? नंबर 1 पर आप बताएंगे जसवंत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? जसवंत सिंह। भरतपुर से थे जसवंत सिंह। नंबर 2 पर आप बता देंगे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत राय मेहता अलग थे, ये बलवंत सिंह मेहता अलग थे दोस्तों। बलवंत राय मेहता तो आगे जाकर आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, जिनका फिर निधन होगा हवाई दुर्घटना में। तो बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, और जब आगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आएगी, राजस्थान की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले भी कौन होंगे? बलवंत सिंह मेहता ही होंगे। तो जसवंत सिंह जी नंबर 2 पर आते हैं, बलवंत सिंह मेहता। नंबर 3 पर आएंगे हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। नंबर 4 पर आप बता देंगे रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय।
रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय। उसके बाद में नंबर 5 पर माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णम आचार्य भी नाम मिलता है इनका, वीटी कृष्णम आचार्य भी इनका नाम मिलता है। एक ही बात है, ये आप ध्यान रख लेंगे, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, वीटी कृष्णमाचारी। उसके बाद में आगे आप ध्यान रख लेंगे नंबर 7 पर कौन होंगे। 7 नंबर पर आप ध्यान रखें गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। उसके बाद में दलेल सिंह जी, दलेल सिंह, दलेल सिंह। उसके पश्चात आप बता देंगे दोस्तों 9 नंबर पर राज बहादुर, राज बहादुर, राज बहादुर सिंह। उसके बाद में दोस्तों आप बताएंगे सरदार सिंह जी, सरदार सिंह, सरदार सिंह जी अपने खेतड़ी से थे। और नंबर 11 पर आप बता देंगे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जोधपुर से। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 11 सदस्य थे जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। एक सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव साहब, ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से संविधान सभा में सम्मिलित हुए, निर्वाचित होकर। ये थे सारे के सारे 11 मनोनीत। उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, हमने जो फैक्ट देखा था यहाँ पर, ये जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों से, 292 चीफ कमिश्नरी से 4। तो इनमें भी आप देख लेंगे ब्रिटिश प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से निर्वाचित होकर आए। तो इनमें सर्वाधिक आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक कहाँ से आए, तो सर्वाधिक बताएंगे संयुक्त प्रांत, सर्वाधिक कहाँ से आए, संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको उस समय में क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और यहाँ से कुल कितने प्रतिनिधि, 55 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे। और नंबर 2 पर दूसरा सर्वाधिक, तो दूसरा सर्वाधिक जो प्रतिनिधि आया वो क्षेत्र था मद्रास। कौन सा प्रांत, मद्रास। यहाँ से कितने, 49 सदस्य, कितने, 49 सदस्य संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की ओर से निर्वाचित होकर आए मद्रास से। तो ये फैक्ट भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आती है, ये हो गया निर्वाचन, संविधान सभा का क्या हो गया दोस्तों, निर्वाचन हो गया। और निर्वाचन होने के पश्चात आपको पता है अब यहाँ पर सीटों का जो विभाजन होगा, किस प्रकार से सीटें मिलेंगी। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कुल सीटें। उससे पहले हम ये भी देख लेंगे दोस्तों कुछ फैक्ट हैं। ये जैसे हमारे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों के दोनों जो प्रतिनिधि थे, गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। और आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो सदस्य थे ये दोनों के दोनों कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, बिहार से। कहाँ से,
बिहार से। ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों सदस्य कहाँ से निर्वाचित होकर आए? बिहार से निर्वाचित होकर आए थे। और गांधी जिन्ना संविधान सभा में कहीं से भी निर्वाचित होकर नहीं आए, कहीं से भी मनोनीत होकर नहीं आए। कहने का मतलब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और एक फैक्ट और देखते हैं हम इससे संबंधित, डॉक्टर अंबेडकर से, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब, इनके बारे में देखिए, इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से क्या लड़ा इन्होंने? चुनाव लड़ा। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से चुनाव में इनकी क्या हो गई दोस्तों? हार हो गई। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा और चुनाव में इनकी क्या हो गई? हार हो गई। हार होने का मतलब ये था कि अब ये संविधान सभा में नहीं जा सकते थे। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब का कांग्रेस के साथ में थोड़ा मतलब मनमुटाव चल रहा था। थोड़ी, कहने का मतलब ये कांग्रेस से दूरियां बना रहे थे। और इनका झुकाव धीरे धीरे किसकी तरफ था? मुस्लिम लीग। किसकी तरफ था दोस्तों? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग वाले जो नेता थे, खासकर जिन्ना साहब, वो भी इनसे निकटता चाहते थे। तो मुस्लिम लीग ने इनकी सहायता की, इनको कहा कि हम आपको संविधान सभा में हमारी एक सीट है, उसके माध्यम से वहाँ से चुनाव लड़वाकर जिताकर संविधान सभा में पहुँचाएंगे। मुस्लिम लीग ने इनको ऑफर दिया और इनकी सहायता की। ठीक है, और इनको चुनाव लड़वाया कहाँ से? पूर्वी बंगाल। कहाँ से दोस्तों? पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल से इनको चुनाव लड़वाकर चुनाव में इसकी क्या हो गई? विजय हो गई। और विजय होने के पश्चात ये कहाँ चले गए? संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पहुँच गए? संविधान सभा में। यानी पूर्वी बंगाल से मुस्लिम लीग की मदद से या सहायता से चुनाव लड़ा और चुनाव में विजय हुई। विजय होने के पश्चात ये कहाँ पहुँच गए? संविधान सभा में। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के पश्चात जिस क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर साहब चुनाव जीतकर संविधान सभा में आए थे, वो क्षेत्र किधर चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। ये किधर चला गया दोस्तों? ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, अब अंबेडकर साहब के पास में एक ही रास्ता था, दो रास्ते थे, या तो पूर्वी पाकिस्तान जो क्षेत्र हो गया उसकी तरफ से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करें, या फिर अपने पद से क्या करें? इस्तीफा दें। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी पाकिस्तान में जब ये क्षेत्र चला गया तो ये पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जाने के इच्छुक नहीं थे। कौन? डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब इस प्रकार का जो सीमा का बंटवारा हुआ संविधान सभा से, इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र। क्या दे दिया दोस्तों? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, संविधान सभा से इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। और उसके पश्चात ये सीट इनकी क्या हो गई? पुनः खाली हो गई। अब देखिए, भारत में जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, अब किसी भी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाना जरूरी भी था, क्योंकि ये विधि मामलों के काफ़ी विशेषज्ञ माने जाते हैं, दुनिया भर में इनका नाम था। इसको लेकर एक वाकया भी है, जब हमारे संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव साहब, दुनिया भर के संविधानों का आकलन अध्ययन करने के लिए विदेशी दौरों पर जाते थे। वहाँ से तरह तरह की जो जानकारियाँ थी वो समेटकर किस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमें भारतीय संविधान में जोड़नी है, ये सारी बातें, जानकारियाँ वो जुटा रहे थे। तो इसी कड़ी में उनकी मुलाकात ब्रिटेन के एक बड़े विधि विशेषज्ञ, जिनका नाम था दोस्तों आइवर जेनिंग्स, उनसे इनकी मुलाकात हुई BN राव साहब की। तो उन्होंने कहा, BN राव साहब ने आइवर जेनिंग्स को, कि हम अपने भारतीय संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है ताकि हम अपने संविधान को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बना सकें। तो इसके लिए इसके बाद में आइवर जेनिंग्स साहब ने BN राव को क्या कहा?
अच्छी बात है सुनना कि दुनिया भर के जो संविधान है उसका जो ज्ञाता है, विशेषज्ञ है, वो तो आपके देश में ही है। हमारी क्या आवश्यकता है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर को आप संविधान के मामले में जो भी किसी भी देश की जानकारी अगर लेनी हो, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने, किसको? बी.एन. राव को। तो बी.एन. राव वापस जब भारत आए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के आपको पता है स्थायी अध्यक्ष थे, उनको अपनी आइवर जेनिंग्स और अपने बीच में हुई सारी बातें बताई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत प्रभाव से बम्बई का जो पीएम था, प्रधानमंत्री बीजी खेर, उनको पत्र लिखा और कहा कि आप जो पूना सीट है, कौन सी सीट? पूना सीट, जहाँ से कौन से सदस्य थे? एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के सदस्य रहे, और जो पूना विश्वविद्यालय है इसमें प्रोफेसर भी रहे। कौन? एम.आर. जयकर साहब। तो तुरंत प्रभाव से पूना सीट खाली करवाई गई। किससे? एम.आर. जयकर से। इन्होंने क्या दिया? आप अपनी सीट से त्यागपत्र, और त्यागपत्र देने के पश्चात ये सीट जो ही खाली हुई, इस सीट से डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया। इस सीट से डॉक्टर अंबेडकर साहब को क्या लड़वाया गया? चुनाव। और फिर चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर साहब की क्या हुई? विजय। चुनाव में क्या हुई? विजय हुई। और विजय होने के पश्चात ये कहाँ पहुँचे? संविधान सभा में। तो ये एक लंबा घटनाक्रम जो आपके सामने रखा गया, विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर कितनी बाधाओं को पार करते हुए अंततः संविधान सभा में पहुंचे, और संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी बने, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत का संविधान विभिन्न मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, अनेक आयामों को स्थापित करते हुए, कहने का मतलब पूर्ण रूप से तैयार हुआ, आगे जाकर लागू हुआ, और उसका सारा श्रेय किसको दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया। इसी कारण भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे सीटों का विभाजन। चुनाव हो गए, और चुनाव होने के पश्चात जो सीटें थी, चुनाव होने के पश्चात जो सीटें थी उसका आवंटन किस प्रकार से हुआ? तो सीटें मैंने आपको बताई थी 296। कितनी सीटें थी? 296। तो 296 में 4 तो आ गई चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की। बाकी जो सीटें थी वो किस प्रकार से निर्धारित हुई? तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। 208 कांग्रेस को, 208 किसको मिली? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। ठीक है। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीटें। और अन्य दलों को, अन्य दल कहने का मतलब लगभग पूरे जो दल थे वो लगभग 9 दल थे। 9 में 2 बड़े दल, एक कांग्रेस 208 सीटें प्राप्त कर चुकी थी, और मुस्लिम लीग ने कितनी प्राप्त की? तो आप बता देंगे 73 सीटें। अन्य दलों ने, तो अन्य में आप बता देंगे अन्य दलों को कितनी? 15 सीटें। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 296 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ विशेष बातें। इसी दृष्टिकोण में जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तो इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्या किया दोस्तों? संविधान सभा का बहिष्कार। ठीक है, इन्होंने संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है। और बहिष्कार करते हुए आगे जाकर फिर 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष
कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने किस तिथि को? 16 अगस्त 1946। पूर्णतः कहने का मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान को लेकर जो दिवस मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उसकी तिथि परीक्षाओं में पूछी गई है दोस्तों। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। उसके पश्चात एक विशेष तथ्य और देख लेते हैं हम, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा में महिला सदस्य, कुल महिला सदस्य कितने थे? कुल महिला सदस्य, तो कुल महिला सदस्य ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। कितनी थी? 15। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15। याद रह जाएगा आराम से, कोई विशेष बात नहीं है। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल एकमात्र इन 15 महिला सदस्यों में मुस्लिम महिला सदस्य के रूप में संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी। उसके पश्चात प्रथम बैठक जो आगे जाकर हम अभी देखेंगे, प्रथम बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो प्रथम बैठक में शामिल कितनी महिला सदस्य शामिल हुई? तो आप बताएंगे 9। कितनी? 9। प्रथम बैठक जो संविधान सभा की हुई उसमें कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो आप बताएंगे 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को, कब हुई? 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, इसमें कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो ये आप बताएंगे 8 महिलाएं। कितनी? 8 महिलाएं, क्योंकि इसी दिन आपको बताया संविधान पर हस्ताक्षर हुए। संविधान पर क्या हुए? हस्ताक्षर। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसमें कुल कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 8 महिलाओं ने। कितनी महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने। जबकि थी कितनी पूरी? 15। ये 4 फैक्ट हैं महिलाओं से संबंधित बातों में जो आप ध्यान में रख लें। उसके बाद में हम यहाँ पर जो 15 महिला सदस्य थी उनको क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। नाम विजय लक्ष्मी पंडित। कौन कौन थी कहने का मतलब? विजय लक्ष्मी पंडित, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू साहब, उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। और दुनिया भर में चर्चा में तब आएंगी जब 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होंगी। कौन नियुक्त होंगी? कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। महासभा के 8वें सत्र को इन्होंने अपने अध्यक्षत्व में उसका नेतृत्व किया था विजय लक्ष्मी पंडित ने। बहुत बड़ा नाम था। नंबर 2 पर राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृता कौर कह सकते हैं हम, अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री रही स्वतंत्र भारत की, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3 पर आएगा सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी आपको पता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नंबर 4 पर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। उसके बाद में नंबर 5 पर कौन आएंगी? तो आप बताएंगे यहाँ पर बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल या
हाँ कह सकते हैं आप मुस्लिम महिला सदस्य के रूप में। अभी हमने इनका जिक्र भी किया था, बेगम अयाज रसूल। और नंबर 6 पर आप बता देंगे जी दुर्गाबाई देशमुख। जी दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, जी दुर्गाबाई देशमुख। पहले इनका नाम देशमुख नहीं लगता था, आगे जी दुर्गाबाई था। CD देशमुख साहब से इन्होंने जब विवाह किया तो उसके पश्चात इनका नाम क्या हो गया, जी दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा की सबसे जो एक्टिव सक्रिय जो सदस्य थी महिलाओं में, वो कौन थी, जी दुर्गाबाई देशमुख। 1953 में जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड गठित हुआ था उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी जी दुर्गाबाई देशमुख। और जो हमारी अभी हम संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे उस समितियों में नियम समिति आएगी। नियम समिति में कुल 15 सदस्य थे और उसमें एकमात्र महिला सदस्य के रूप में नियुक्त की गई कौन, जी दुर्गाबाई देशमुख। तो कह सकते हैं इनका बड़ा योगदान था। आंध्र प्रदेश से ये संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी। उसके बाद में आगे आता है नाम मालती चौधरी। मालती चौधरी, मालती चौधरी के बाद में आएगा कमला चौधरी। कमला चौधरी, उसके बाद में लीला रॉय। ये नाम है दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं बताऊंगा, हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लगी थी उसमें एक प्रश्न इनमें से निकला था, लीला रॉय। उसके बाद में रेणुका रे, रेणुका रे। उसके बाद में नंबर 11 पर आएगा पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, पूर्णिमा बनर्जी। ऐसे फैक्ट बनते हैं एग्जाम में, तो आप छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे। पूर्णिमा बनर्जी एक सदस्य के रूप में, महिला सदस्य के रूप में संविधान सभा में सम्मिलित हुई। उसके बाद में एनी मस्करिनी, एनी मस्करिनी, ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों। संविधान सभा में शामिल एकमात्र देशी रियासतों से आने वाली महिला प्रतिनिधि कौन थी, एनी मस्करिनी। ये त्रावणकोर से, कहाँ से, त्रावणकोर से संविधान सभा में शामिल हुई थी। नाम था एनी मस्करिनी। उसके बाद में दोस्तों हम 2-3 नाम और हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर अगला देखेंगे दाक्षायणी, दाक्षायणी वेलायुधर, वेलायुधर। ये थी दलित, क्या थी दोस्तों, दलित। एकमात्र दलित महिला सदस्य के रूप में संविधान सभा में शामिल हुई कौन, दाक्षायणी वेलायुधर। और देशी रियासतों से, ये कहाँ से आई थी, देशी रियासतों से। ये भी ध्यान रखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, देशी रियासतों से शामिल होने वाली एकमात्र महिला एनी मस्करिनी, दाक्षायणी वेलायुधर, ये एकमात्र दलित महिला सदस्य। नंबर अगला जो आता है वो अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। और उसके पश्चात जो अगला नंबर आएगा वो हंसा मेहता, हंसा मेहता। हंसा मेहता संविधान सभा में महिलाओं का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है परीक्षा में, संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किस सदस्य ने किया, तो हंसा मेहता। तो ये सभी नाम आपको इसलिए लिखवाए गए हैं दोस्तों ताकि आप आराम से इनके बारे में, इनके नामों के बारे में जान सकें, आपको इनके बारे में पता चल सके कि संविधान सभा में कौन कौन सी महिला सदस्य शामिल हुई थी। कोई भी मतलब 4 नाम दे दे और पूछ ले कौन सी महिला सदस्य इनमें से शामिल नहीं हुई थी, तो कई फैक्ट पूछ लेता है परीक्षा में, जैसे पूछा है फर्स्ट ग्रेड में एनी मस्करिनी वाला। तो विशेष रूप से इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये सारी बातें हमने संविधान सभा के निर्वाचन से संबंधित बातें थी, उसमें हमने जितने फैक्ट बनते थे वो सारे के सारे देखे हैं।
अब संविधान सभा की शुरू होती है कार्यविधि। संविधान की कार्यविधि। संविधान की कार्यविधि कहने का मतलब संविधान सभा की कह सकते हैं आप दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखना। संविधान सभा की कार्यविधि, संविधान सभा की कार्यविधि कहने का मतलब अब संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करेगी, इसका शुभारंभ होगा और इसका शुभारंभ होगा पहली बैठक से। प्रथम बैठक या कह सकते हैं पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट आएगी दोस्तों। और ये पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक स्थान ये भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ हुई थी, तो केंद्रीय विधानसभा के पुस्तकालय भवन में। केंद्रीय विधानसभा के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और इसके पहली बैठक के अध्यक्ष कौन बने, तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक, इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ, बिहार से हुआ था। लेकिन ये संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जेबी कृपलानी साहब ने प्रस्ताव रखा फ्रांस की परंपरा के आधार पर। किसके आधार पर? फ्रांस की परंपरा के आधार पर, कि जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, उसको संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, ऐसी परंपरा का पालन फ्रांस में होता है। उसी परंपरा का पालन करते हुए हमारे आचार्य जेबी कृपलानी साहब ने ये प्रस्ताव रखा पहली बैठक में कि हमें भी जो हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उसको सभा का क्या बनाना चाहिए? अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो सभी ने इनके प्रस्ताव पर सहमति जताई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहली बैठक के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है दोस्तों, और इसके उपाध्यक्ष भी बने। इसके उपाध्यक्ष प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष भी बने और इनका नाम भी ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलता है दोस्तों। फ्रैंक, क्या नाम था? फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी। ठीक है, फ्रैंक जे एंथोनी इनका नाम था। ये एंग्लो इंडियन थे। क्या थे? एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो बन गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? फ्रैंक जे एंथोनी। ठीक है, एंग्लो इंडियन थे, ये भी कुछ समय के लिए रहेंगे, उसके बाद में स्थायी उपाध्यक्ष बना दिए जाएंगे 24 जनवरी 1947 को। तो फ्रैंक जे एंथोनी एंग्लो इंडियन थे और इनके आगे जाकर इनका रिकॉर्ड भी रहा है 8 बार मनोनीत। 8 बार मनोनीत हुए, किसके रूप में? एंग्लो इंडियन के रूप में। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया फ्रैंक जे एंथोनी साहब ने
कि जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ उसके पश्चात आपको पता है व्यवस्था की गई थी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। तो 8 बार लोकसभा में इनका क्या हुआ, मनोनयन हुआ। किनका? फ्रैंक जे एंथोनी का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या थे इसके उपाध्यक्ष। इस प्रथम बैठक जो पहली बैठक हुई इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों? बहिष्कार। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया इसका। तो मुस्लिम लीग ने जब इसका बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल, नाम सुना होगा, काफी चर्चित नाम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक कमेंट किया, व्यंग्य किया कि संविधान सभा के बारे में क्या कहा कि एक ऐसा विवाह है या ऐसी बारात है जिससे दुल्हन ही गायब है, जिससे क्या है? दुल्हन ही गायब, दुल्हन ही क्या है? गायब है। ठीक है, किसके बारे में कहा? संविधान सभा के बारे में कहा। क्यों कहा? जब मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ऐसी बारात या ऐसा विवाह है जिससे दुल्हन क्या है? गायब है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अब आगे जो बात आती है इसी क्रम में, पहली बैठक में और क्या हुआ, इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? कुल सदस्य, तो ध्यान रखना दोस्तों, पहली जो बैठक थी उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? संविधान सभा के 207। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया दोस्तों? तो बताएंगे 207 ने। कई बुक्स में 211 दे रखा है, तो वो 211 सही नहीं है दोस्तों। कैसे सही नहीं है? क्योंकि जो प्रथम सत्र हुआ था, प्रथम सत्र संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था, तो उसमें अधिवेशन जिसको हम बोलते हैं, कुल सत्र 12 हुए थे, आपको पता है। वहाँ भी कई बुक्स 11 बताती हैं। तो प्रथम सत्र ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 ये हुआ था प्रथम सत्र। और इस प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। और संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और अभी हमने पहले अध्ययन किया ही है, महिला सदस्य कितनी थी? पहली बैठक में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? तो महिला सदस्य कितनी थी? तो आप बता देंगे 9। कितनी थी? 9। पहली बैठक में, प्रथम बैठक में शामिल होने वाली कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9। कुल सदस्य कितने शामिल हुए? 207। जबकि पहले सत्र में कुल सदस्य कितने थे? 211। या आप संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में विशेष रूप से तथ्य ध्यान में रखेंगे। और कोई विशेष बात दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। स्थान वही। इसमें अब दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष आ जाएंगे। पहले अस्थायी थे, अब अस्थायी अध्यक्ष हटकर स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। और आगे जाकर आपको पता है देश के प्रथम
राष्ट्रपति भी निर्वाचित होंगे। ठीक है। स्थायी अध्यक्ष बनेंगे दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, और इसी दूसरी बैठक में फिर संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार या परामर्शदाता ये कौन थे? अभी मैं इनका जिक्र भी कर चुका हूं पहले, आपको पता है। इनका नाम था B.N. राव। ठीक है, B.N. राव कहने का मतलब बेनेगल नरसिंगन राव इनका पूरा नाम था। ठीक है, कहने का मतलब संविधान सभा के जो सलाहकार थे या परामर्शदाता थे उनका नाम क्या था? B.N. राव। और सचिव कौन थे? तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे आप। संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंगर। क्या नाम था? H.V.R. अयंगर संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। और उसके बाद में एक और ध्यान रख लेंगे आप, संविधान सभा के योजनाकार, और उनका नाम था S.N. मुखर्जी संविधान सभा के योजनाकार थे, या कह सकते हैं आप अंग्रेजी में इनको चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो ध्यान रखेंगे S.N. मुखर्जी, जो आगे जाकर फिर संयुक्त सचिव भी बने। क्या बने? संयुक्त सचिव। संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंगर साहब थे, और संयुक्त सचिव कौन बने फिर? S.N. मुखर्जी। मैं आपको इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से दोस्तों इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि कोई भी जो इनको आराम से हैंड राइटिंग नोट्स बनाना चाहता है आसानी से इसको पॉज करके पुश करके देख सके, बना सके। तो क्रमबद्ध रूप से आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आसानी से याद भी होगा और आपके परीक्षाओं में काम भी आएगा। ठीक है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार और परामर्शदाता बने कौन? B.N. राव साहब, बेनेगल नरसिंगन राव। और सचिव कौन बने? H.V.R. अयंगर साहब। और संविधान सभा की योजनाकार या चीफ ड्राफ्टमैन कह सकते हैं इनको S.N. मुखर्जी साहब, जिनको क्या बनाया गया? संयुक्त सचिव भी बनाया गया था। और जो प्रतीक या मोहर के रूप में हाथी को भी यहाँ पर दर्शाया गया था दूसरी बैठक में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगली जो बैठक होती है वो तीसरी बैठक संविधान सभा की संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो तीसरी बैठक दोस्तों आप बता देंगे 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, और इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा दोस्तों कि संविधान सभा के सभी सदस्य अब इस बात को लेकर गंभीर थे कि हमें अब संविधान निर्माण की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कदम तभी बढ़ाए जाएंगे जब हमारा कोई उद्देश्य होगा, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे तब हम उस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में क्या रखा दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने बिंदु, कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो आप बता देंगे 8 लक्ष्य। कितने? 8 लक्ष्य, 8 बिंदु निर्धारित किए गए थे। लेकिन ये पारित नहीं हुआ इस दिन। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि M.R. जयकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, इन्होंने विरोध किया। इसका विरोध इसलिए किया कि मुस्लिम लीग ने, आपको पता है, बहिष्कार किया प्रथम बैठक का, आई नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब हम उद्देश्य प्रस्ताव को उनकी गैर मौजूदगी में पारित कर देंगे तो संविधान सभा में उनके लिए, मुस्लिम लीग के सदस्यों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, वो कभी भी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने से मना कर दिया। इस दिन पारित नहीं हुआ, और आपको पता है फिर ये उद्देश्य प्रस्ताव
कब पारित हुआ दोस्तों? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा सर्वमान्य रूप से क्या हो गया? पारित कर दिया गया। कहने का मतलब इसमें जो निहित बिंदु थे, जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, उनको अब अमल में लाने की आवश्यकता थी। किस प्रकार से हम संविधान सभा की कार्रवाई को इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे संचालित करेंगे, ये तय किया 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर फिर उद्देशिका के नाम से भी जाना गया, जो हमारी प्रस्तावना का दूसरा नाम हम बता सकते हैं। प्रस्तावना को क्या कह सकते हैं दोस्तों? उद्देशिका। उसका जन्म भी हम मानते हैं किस बैठक से? तीसरी बैठक से, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर मानी जाती है, जो सर्वमान्य रूप से पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। इस तीसरी बैठक से संविधान सभा ने नियमित कार्य करना शुरू किया। नियमित कार्य करना शुरू कर दिया। अब कहने का मतलब संविधान सभा का नियमित कार्य शुरू हो गया किस बैठक से? तीसरी बैठक से। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का नियमित कार्य कब से शुरू हुआ? 13 दिसंबर 1946 जो तीसरी बैठक हुई थी उससे। उसके पश्चात अब देखिए दोस्तों, 24 जनवरी आगे आता है। 24 जनवरी 1947। 24 जनवरी 1947 को जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव साहब, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से जाहिर किया कि हमें एक सर्वश्रेष्ठ संविधान की रचना करने के लिए कुछ समितियों की आवश्यकता होगी, जो अलग अलग तथ्यों को अलग अलग संदर्भों में स्थापित करके संविधान सभा के सामने रखे। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान की रचना के लिए अलग अलग समितियों का गठन करने का विचार 24 जनवरी 1947 को रखा। इसी दिन से समितियां बनाई गई। समितियों ने कार्य करना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया था। और इसी दिन से संविधान सभा में उपाध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए? उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए 24 जनवरी 1947 को। और ये उपाध्यक्ष दो थे दोस्तों। कितने थे? दो। तो एक था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी के नाम से जाना जाता है इनको। बंगाल से आते थे, तो कुमार लिखने की बजाय कोमार लिखते थे, COOMAR। ये नाम के आगे ऐसा मिला है, तो HC मुखर्जी भी कह सकते हैं इनको, HC मुखर्जी। ठीक है। और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। ठीक है, VT कृष्णमाचारी। तो ये तो जब देशी रियासतों की तरफ से किसी भी प्रकार की जो कार्यविधि होती थी, उस समय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। और जब प्रांतों की ओर से संविधान सभा में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती थी, तो उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते थे? HC मुखर्जी। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष प्रांतों की ओर से जब कार्यविधि होती थी तो HC मुखर्जी कार्य करते थे, और जब देशी रियासतों की ओर से कामकाज होता था तो VT कृष्णमाचारी कार्य करते थे, जो हमारे जयपुर से ही प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में शामिल हुए थे। ये उपाध्यक्ष के रूप में क्या हो गए दोस्तों? यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए संविधान सभा में। और इस तिथि से ही समितियों ने क्या कर दिया? कार्य शुरू। समितियां गठित और समितियों ने कार्य शुरू किया। समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। समितियां हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।